भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूव करी है फर्स्ट यूनिट ऑफ बीएस जो है ना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसकी पहली यूनिट को अप्रूवल दे दिया है। एक्सटेंड कराया है गगनयान प्रोग्राम जो था ना, उसका स्कोप को एक्सटेंड करके इस फर्स्ट यूनिट को अपना वो दी है, अप्रूवल दिया है इसकी, इसको बनाने को लेके। अब जो रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो बीएस की जो पहली मॉड्यूल है उसको रजामंदी दे दी गई है, और 4 मिशंस जो डिमॉन्स्ट्रेशन और वैलिडेशन के लिए आएंगे ना, जो बीएस में वेरियस टेक्नोलॉजीज लगेगी, तो उससे रिलेटेड 4 मिशन, एक मॉड्यूल 4 मिशन, जो हमें दिसंबर 2028 तक पूरे करना है। और रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम के अंदर 4 मिशन और है, जो कि ऑनगोइंग गगनयान प्रोग्राम के अंदर जो हमें 2026 तक इम्प्रूव लगा करने हैं पूरे। तो 4 मिशन जो 2026 तक ऑनगोइंग जो गगनयान के अंदर है, और 4 मिशन और ऐड कर दिए हैं जो कि बीएस से रिलेटेड है, और एक मॉड्यूल जो बीएस से रिलेटेड है। टोटल फंडिंग भी 12,000 करोड़ से अब 20,000 करोड़ बढ़ा दी गई है। इसलिए जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो बीएस इज़ एन इंडियाज प्लान्ड स्पेस स्टेशन, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाया जाएगा। अब ये ऑर्बिट करेगा 400 से 450 किलोमीटर की जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें। इसके अंदर 5 मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें से एक मॉड्यूल अभी 2028 तक हमें बनाना है, ठीक है, जिसका नाम बेस मॉड्यूल है, तो वो 2028 तक बनेगा। और एंड जो बेस को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसको ऑपरेशनलाइज करा जाएगा 2035 तक, ठीक है। तो अब जो करंट स्टेटस है वो ये है कि भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है इस करंटली अभी कॉन्सेप्चुलाइजेशन फेज में है। जो ओवरऑल आर्किटेक्चर होगा, नंबर, टाइप ऑफ मॉड्यूल्स, डॉकिंग पार्ट्स वगैरह, वो अभी स्टडी करे जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बीएस की, तो सिग्निफिकेंस इसकी काफ़ी सारी है। एक तो अपना हमें एक्सप्लोरेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो मोस्ट रीसेंट बेनिफिट ही ये है कि वो तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के से रिलेटेड है। प्रोवाइड बेटर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन एंड वेरिएबल लाइटनिंग कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो हम ये असिस्ट करेगा नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह के केस में ना, क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग वगैरह ये सब काम अच्छे से कर पाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन, बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ इमेजेस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर पाएगा। दूसरा, फिर स्पेस फ्लाइट और ह्यूमन हैबिटेशन, अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन स्पेस में लेने हैं और एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को इंश्योर भी करना है, तो ये बीएस, भारतीय अंतरिक्ष सिस्टम स्टेशन एज अ टेस्टिंग ग्राउंड भी होगा, ठीक है, जिसमें हम अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर पाएंगे। और सपोर्ट करेगा इंडिया के अदर जो लॉन्ग टर्म स्पेस गोल्स है ना, डीप स्पेस मिशंस जो हमारे, उसमें ये सपोर्ट करेगा हमें। अब जो माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च कर पाएंगे हम। अब जो मसल्स और बोन्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मसल बोन रीच डिफरेंट रिएक्ट डिफरेंटली इन स्पेस ऑन बीएस, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ना हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो मसल की एट्रॉफी एंड बोन डेंसिटी लॉस, इन सबको हम स्टडी कर पाएंगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर पाएंगे। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में मसल एट्रॉफी और बोन डेंसिटी लॉस, ये सब हम रिसर्च कर पाएंगे। ये इनोवेशन को भी फॉस्टर करेगा। तो हमने 3 चीज़ें 4 चीज़ें अभी तक देख ली कि क्या ये हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन, रीसेंट फ़ायदा अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। फिर लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन जो मिशन हमें करने हैं ह्यूमन हैबिटेशन का, अगर हम स्पेस में सोचेंगे। फिर तीसरा, माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च करना। चौथा, इनोवेशन को फॉस्टर करना। स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स जो है वो टेस्ट कर पाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी को स्पेस में ना, और इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगी हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। अब जो ग्लोबल स्पेस इकनॉमी है, ये नेस्कॉम और इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ना, ग्लोबल स्पेस इकनॉमी $550 बिलियन की हो चुकी है, ठीक है। $550 की हो चुकी है, और इंडिया का उसमें जो परसेंटेज है ना, वो बस $11 बिलियन के आसपास है। तो 2% जो किया है, ठीक है। तो 2% हमारा शेयर है खाली। और ये कौन कहता है 2% कितना होता है? 2/100। हाँ, तो 2023 की रिपोर्ट में ये नेस्कॉम ने बोला है क्या, $550 बिलियन जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें से 2% शेयर बस हमारा है।
इंडिया चाहता है कि अपना शेयर को बढ़ाना, 10% तक इसका शेयर करना। टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ ये बड़ा, ये इनोवेशन तो फॉस्टर करेगा ही, टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ करेगी कि जो स्पेस स्पिन ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, जो स्पेस बेस्ड इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज में लगे हैं, वो अदर सेक्टर्स में भी काम आएंगे। जैसे कि एडवांस मटेरियल जो डेवलप होंगे ना स्पेस क्राफ्ट के लिए, तो वो एरोस्पेस में काम आएंगे। अपना स्पेस डिराइव्ड डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिथम जो है वो इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में काम आएंगी। अब अगला है, इंटरनेशनल प्रेस्टीज भी बढ़ेगी, इंडिया की जो स्पेस डिप्लोमेसी है उसमें आएगी, और सॉफ्ट पावर इंडिया की बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने कई सारे देख लिया, एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से देख लिया, फिर ये हमने टेक्नोलॉजी के एंगल से देख लिया, फिर ये हमने इकोनॉमी इन्वायरमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देख लिया, फिर हमने ये R&D के एंगल से देख लिया, फिर हमने ये जो उसके बेसिक काम होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और ये स्पेस मिशंस के, ये हमारा डीप स्पेस मिशन के एंगल से देख लिया। ठीक है, अब अगला है, अब हम चैलेंजेस देखते हैं क्या है। ये मैंने खुद से लिखने की कोशिश करी थी, अगर चैलेंजेस मुझे बिना कुछ पढ़े लिखने हो तो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं पता हमें स्पेस स्टेशन की अच्छे से। ठीक है, मतलब वही है कि हमें सैटेलाइट्स बनाना तो आता है, बट क्या हमें वो मॉड्यूल्स बनाने आते हैं, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रह पाएंगे, तो वो वाली बात है। और दूसरा, स्पेस स्टेशन बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ नहीं है, तो फाइनेंस मोबिलाइजेशन करना बड़ा एक हैवी टास्क है। फिर अगला है कि मोर डिमांड अभी यूटिलिटी बेस्ड जो स्पेस सर्विसेज हैं उनके लिए है, तो रेदर देन स्पेस स्टेशन और डीप स्पेस मिशंस के ना। अब ये मैंने लिखा था। अब चैलेंजेस क्या इसमें लिखे हुए हैं, तो दो चैलेंज लिखे हुए हैं, एक तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस, एक स्पेस से रिलेटेड चैलेंजेस ही। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस ये है कि R&D में हम केवल 0.7% के करीब इंडिया की GDP का लगाते हैं। फिर अगला है कि जो इंडिया की वही नई टेक्नोलॉजी से डेवलप करने के से रिलेटेड, क्योंकि स्पेस स्टेशन में जो एक सेपरेट सेट ऑफ स्किल्स और सिस्टम्स की ज़रूरत है, जैसे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, रेडिएशन से कुछ ना हो तो रेडिएशन प्रोटेक्शन चाहिए। फिर अगला ऑर्बिटल मेंटेनेंस चाहिए, कि ऑर्बिट्स में वो घूमते रहते हैं ना, अपना स्पेस डेब्री घूमते रहते हैं, तो ऑर्बिटल मेंटेनेंस हमें करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनी रहे जो अपना स्पेस स्टेशन है उसकी। तो ये वाली चीज़ें अब हमें देखनी पड़ेगी। मैनेजिंग जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जो स्पेस स्टेशन है केवल वो स्पेस एसेट नहीं है खाली, वो एक स्ट्रैटेजिक एसेट भी है। तो अगर हमें स्पेस स्टेशन बनाना है तो हमें जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन पोटेंशियल कंपटीशन है और से बचना पड़ेगा, और जो कॉपरेशन बनाना पड़ेगा अदर स्पेस स्टेशंस के साथ, जैसे कि US, रशिया, चाइना, EU। स्पेस रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं, हैजार्ड्स टू एस्ट्रोनॉट्स हेल्थ, द स्पेस इन्वायरमेंट कैन बी लीथल विदाउट करेक्ट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। तो द ग्रेट थ्रेट आर कौन कौन से हैं, देखो स्पेस रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, एक तो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के लिए चैलेंज, दूसरा स्पेस डब्रीज का चैलेंज। तो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज वही हमने देखा था कि मसल एट्रॉफी, और फिर बोन डेंसिटी लॉस, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर इन द, अगर ऑक्सीजन कम हुई या प्रेशर कम हुआ क्लोज्ड एनवायरनमेंट में तो बहुत हार्मफुल हो सकता है। अपना एक्सपेंशन ऑफ सेरेब्रल वेंट्रिकल्स, जो ब्रेन के मिडल में ना एक पार्ट होता है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ था, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कुशन की तरह एक्ट करता है, अगर कोई भी सडन फोर्स या जॉल्ट लगता है ना तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स का एक्सपेंशन होने लग जाता है, जो स्पेस ब्रेन के अंदर मिड में जो स्पेस है ना उसका सेरिब्रल वेंट्रिकल्स उनका एक्सपेंशन होने लग जाता है। ऑक्सीजन और प्रेशर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में मेंटेन करके रखनी है। ऑल्टर्ड ग्रेविटी फीड्स, तो उसका भी ध्यान रखना है। अगला, रेडिएशन एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं जब आइसोलेशन में और कन्फाइनमेंट में लोग रह रहे होते हैं। स्पेस डेब्रीज चैलेंज बन जाती हैं एक। ठीक है, अब इसका वे अहेड क्या है, तो सिक्योरिंग, एक तो फाइनेंस हमें चाहिए जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और प्राइवेट सेक्टर से आ सकता है। फिर अगला, हमें अपग्रेडेशन चाहिए, इसरो की जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना
क्योंकि हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना है, हमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, ऑर्बिटल मेंटेनेंस करवाना है। ठीक है, तो हमें इसरो का जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करना है। फिर उससे अगला है कि क्लियर प्लान फॉर रेगुलर मेंटेनेंस एंड रीसप्लाई मिशन, रीसप्लाई मिशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ये हमें करना है। ठीक है, इंडियन स्पेस स्टेशन रिमेन्स ऑपरेशनल, ये बनाए रखने के लिए। फिर अगला है बैलेंस करना है हमें नेशनल इंटरेस्ट को और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, और एडहर करना है जो एग्जिस्टिंग स्पेस लॉज एंड गवर्नेंस है ना उससे। ठीक है, अब देखते हैं हम जो अदर स्पेस स्टेशन कौन कौन से हैं। तो ये कुछ कुछ नाम हमें याद करने हैं। सल्यूट स्काईलैब, सल्यूट स्काईलैब्स ISS, सल्यूट स्काईलैब ISS, सल्यूट स्काईलैब ISS, सल्यूट स्काईलैब ISS, सल्यूट स्काईलैब ISS। तो सल्यूट वन जो है, सल्यूट वन सोवियत यूनियन ने सल्यूट वन स्पेस स्टेशन जारी किया था अप्रैल 1971 में। फिर स्काईलैब उसके ही 2 साल बाद USA ने अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया, तो सल्यूट स्काईलैब ISS। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फिर 1988 में, मतलब अपने USA ने 1973 के करने के 25 साल बाद लगभग, ठीक है, वो एक और असेंबल कर लिया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बट वो ऑपरेशनल हुआ उसके भी 2 साल बाद लगभग। ठीक है, तो 2000 में। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में है 5 एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज, नासा, रॉसकॉस्मॉस, ESA, जैक्सा और CSA। ESA, CSA, नासा, रॉसकॉस, जैक्सा। तो ये है। तो ISS, जैसे ISI नहीं जाना, सर्न जाना है। सर्न एक इंस्टीट्यूट है ना, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं, सर्न जाना। तो सर्न जा। तो C से CSA, और E से ESA, R से रॉसकॉस्मोस, N से नासा, जा से जैक्सा। ISS नहीं, सर्न जा। ठीक है, तो अगला है फिर 3 स्पेस स्टेशन के नाम हमें और याद करने हैं, तो उसे हम कैसे याद करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई बंदा बैठ के GTA खेल रहा है तो ऐसे याद करेंगे। तो एक है गेटवे स्पेस स्टेशन, गेटवे एक्सियोम, गेटवे तियांगोंग एक्सियोम। जो गेटवे है वो नासा लेड प्रोग्राम है। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें ह्यूमैनिटी का पहला स्पेस स्टेशन मून के पास बनाने की ये वो है, ऐसे मिशन है। ठीक है, प्रोग्राम है। तो ये वाइटल कंपोनेंट इसका है, ये वार्टेमिस कैंपेन का वाइटल कंपोनेंट यही है कि गेटवे स्पेस स्टेशन मून के पास बनाना है हमें। तो GTA में गेटवे तो हो गया। फिर T से टियांगोंग, टियांगोंग 1 2011 में लॉन्च हुआ, 2 2016 में। वर टियांगोंग 2 लॉन्च इन 2016, वर टेस्टिंग स्पेस लैब्स। और तियांगोंग स्पेस स्टेशन फाइनली 2021 में लॉन्च हो गया, और लेट 2022 में ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। ठीक है, तो GTA में गेटवे तियांगोंग एक्सियोम। तो तियांगोंग जो है स्पेस स्टेशन वो 2022 में फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। अब है अगला एक्सियोम स्टेशन। तो एक्सियोम क्या पहला कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन है जो एक्सियोम स्पेस बनाने की सोच रही है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, एक्सियोम स्पेस ने पहली अपनी फर्स्ट कॉमर्शियली क्रूड प्राइवेट स्पेस फ्लाइट भी करी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। फर्स्ट कॉमर्शियली क्रूड प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना ये अबाउट गगनयान प्रोग्राम के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसी का तो पार्ट है ना जो पहला मॉड्यूल बन रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल, वो एक्सटेंडेड गगनयान प्रोग्राम का ही पार्ट है। गगनयान प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। इंडिया की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, ये मिशन है जो 2018 में, दिसंबर 2018 में इम्प्रूव हुआ। ये जो मिशन है ये इन्विसेज करता है कि एक टीम को एस्ट्रोनॉट्स की हम 400 किलोमीटर पे ऑर्बिट में हम पहुंचाए और 3 डे एक्सपीडिशन उनको वहाँ पे कराए। ये फाउंडेशन इस्टेब्लिश करेगी इंडिया की जो ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है ना उसकी। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्री रिक्विजिट है इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी। एक तो जो लॉन्च व्हीकल है, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल LVM-3। ठीक है, तो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल होना चाहिए ताकि क्रू सेफ्टी के साथ ऊपर और नीचे आए जाए। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि क्रू वहाँ पे रह सके
फिर अगला है क्रू इमरजेंसी एस्केप प्रोविज़न होना चाहिए, और उससे अगला है इवॉल्विंग क्रू मैनेजमेंट, जैसे क्रू की ट्रेनिंग, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, ये सब। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमें? एक तो वहाँ पे हमें ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल चाहिए जिससे हम वो ट्रैवल करें। फिर अगला लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए वहाँ के लिए, और अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो क्रू इमरजेंसी एस्केप प्रोविज़न चाहिए। और हमें क्या चाहिए? क्रू मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये गगनयान मिशन इन ब्रीफ है। ठीक है, तो हम इसे कभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे।